हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूट्यूब पर लेक्चर है, जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कराए थे और उसमें कराया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था और वहाँ पर मैंने बताया भी था कि इस टॉपिक को हम करेंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आज के जो पार्ट है, इस पार्ट में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जो कि मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के और नीट लेवल के बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ एक बात और बता दूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पैटर्न। मैं क्वेश्चन पहले ही लिख के रख लूँगा, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं एक बटन दबाऊँ और क्वेश्चन आ जाए। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देखो मैंने 11th के लेक्चर कराए हैं, उसमें देखो मैं जब बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। 12th में भी देखो मैंने तुम्हारे पिछले 2-3 लेक्चर देखो, जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं तो टाइम लगा है काफ़ी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के रख लूँगा पहले से ही और तुम्हें फिर उसका सॉल्यूशन करा दूँगा। क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है, ये टाइम बहुत प्रीशियस है। मुझे तुम्हारे इस टाइम की कदर है, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और इस वजह से मैं ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ। क्या चीज़? कि मैं क्वेश्चन लिख के रख लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो गाइस, आज का हमारा पहला सवाल ये है। मैंने बोर्ड पे लिख के रख लिया था, जैसे मैंने बताया भी था तुम्हें, ठीक। तो एक बार इसे पढ़ लो, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। क्या कह रहे हैं? 3 इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू। 3 बराबर 3 इक्वल चार्ज दे रखे हैं जिनका की मैग्नीट्यूड है प्लस का क्यू, आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन 3 इक्वल चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर रख दिया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे इन तीनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? देखो यहाँ पर यूज करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है ये? पार्ट नंबर 1 में जाके देख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके मेरा लेक्चर है यूट्यूब पर, पार्ट 1 इसका, या प्लेलिस्ट में जाके देख लो। मैंने वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को 2 बढ़िया से एग्जांपल देके बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने तुम्हें समझाया है, जाकर देख लो, ठीक है। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए KQ अपॉन R स्क्वायर, ऑप्शन बी 3KQ अपॉन R स्क्वायर, ऑप्शन सी √3KQ अपॉन R स्क्वायर और ऑप्शन डी 0। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सवाल दे रखा है, हमें बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए मैं कराता हूँ। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चार्जेस हो गए प्लस क्यू प्लस क्यू। अब सेंट्रॉइड क्या होगा देख लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा जहां पे ये तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तुमने मैथमेटिक्स में क्लास 9th में पढ़ा होगा ये। चलो मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ, इतनी चीज़ ये यहाँ मिटा देता हूँ मैं, और इसे यहाँ मिटा देता हूँ। अब देखो तीनों ही चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि ये इस तरीके से, ये और ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे इन तीनों चार्जेस की वजह से। मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका जो एडिशन होगा वो भी वेक्टर एडिशन ही होगा। और जब वेक्टर एडिशन होगा तो हमें चाहिए इनके बीच में एंगल। तो हमें यहाँ ये देखना है इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। E1 E2 E3 इन तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री का एंगल बनता होगा बताओ? 9th में मैथ में पढ़ा होगा तुमने ये सारी चीज़ें। इनके बीच में एंगल बनेगा 120 डिग्री का, ठीक। देखो 90 मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में।
और वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 30। अब इस ट्रायंगल में देख लो 90 30, ये कितना हो जाएगा 60। इस तरीके से इसमें इस ट्रायंगल में देख लो 90 30, ये अगेन 60, तो कितना हो गया 60 + 60 120 हो गया। तो यानी कि इनके बीच में जो एंगल आया वो कितना आएगा, यहाँ पे जो ये एंगल हो जाएगा, एंगल होगा इनके बीच में 120 डिग्री का। कितना 120, ये 120, ये 120 और ये भी 120, तो तीनों ही के बीच में एंगल 120 डिग्री का बनेगा। अब तुम्हें एक चीज़ मालूम है कि जब अगर कोई 3 ट्रायंगल जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री का बनता हो और वो सेम कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हों तो उनका वेक्टर सम होता है 0। अब यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जा रही है। तीनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। ये सब चीज़ें आती हैं तुम्हें? नहीं आती हैं तो मेरा वेक्टर की प्लेलिस्ट देख लो, चैनल पे जाकर पूरा मैंने वेक्टर कराया है, सब कुछ वहाँ पर एक एक चीज़ तुम्हें डिटेल में बताई है, जाकर चेक कर सकते हो। तो अब जब तीनों वेक्टर जिनके बीच में एंगल आता हो 120 डिग्री और सेम कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट करते हो तो इनका सम हमेशा क्या रहता है 0 रहता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा डी, टिक कर लो डी पर, यही करेक्ट आंसर है। समझ में आई इतनी चीज़? क्या था, 3 पॉजिटिव चार्ज दे रखे थे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए थे। अब इन तीनों चार्जेस की वजह से सेंट्रोइड पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकाली हमने यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है इन तीनों का ही हम कर लेंगे सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो सम होगा ये कैसा सम होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम होता है तो इसके लिए चाहिए हमें एंगल, तो एंगल हमने निकाल लिया, एंगल 120 डिग्री। और हमें मालूम है जब अगर तीनों वेक्टर जिनके बीच में एंगल हो 120 डिग्री कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हो तो उनका सम होता है 0। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने करा रखी हैं क्लास 11th में वेक्टर में। तो चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट खोल कर देखो वेक्टर की, एक सेपरेट प्ले लिस्ट है वेक्टर की, उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, समझ में आया? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, मैं सामने से हट रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। नोट कर लिया? चलिए फिर अब हम करते हैं अगला सवाल। तो गाइस हमारा अगला सवाल इस तरीके से है कि 2 चार्जेस Q1 = 18 माइक्रोकूलम एंड Q2 = -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ distance r and Q1 is on the left of Q2. The distance of the point where the net electric field is 0 is between Q1 and Q2, left of Q1 at r/2, right of Q2 at r, right of Q2 at r/2। 2 चार्जेस दे रखे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। दोनों की वजह से जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा हमें वो पॉइंट निकालना होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। पहले बनाओ इसका डायग्राम, Q1 Q2, Q1 और Q2 Q1, डिस्टेंस इनके बीच में r है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द चार्ज। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरीके से। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो वो कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है ये यहाँ कहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है तुम्हें? तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है या ऐसे आ रहा है। तो यहाँ कहीं अगर टकराएंगे तब 0 होगी, यहाँ कहीं टकराए तो 0 कहाँ होगी, यहाँ कहीं टकराएंगे तो 0 नहीं, यहाँ कहीं टकराना पड़ेगा तब ये 0 होंगे। तो इसका मतलब पॉइंट जो होगा राइट ऑफ Q2 के राइट में होगा। तो मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन सी और डी में कौन सा वाला होगा ये चेक कर लेते हैं। तो ए और बी तो ख़त्म, कैंसिल आउट हो गए,
तो इनकी तो पॉसिबिलिटी ही खत्म। बस सी और डी की हम देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। और सी और डी में कौन सा वाला होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की वजह से है 0। तो ये पॉइंट इस चार्ज Q2 से मान लेते हैं x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अब इस पॉइंट की Q1 से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, r ये है, x ये है, तो कितना हो जाएगी r प्लस एक्स। तो r प्लस एक्स, ठीक, क्लियर इतनी चीज समझ में आई। अब सॉल्यूशन हो गया। कैसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है 0, यानी कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 हो जाएगा 0। इट मीन्स वेक्टर E1 और ये क्या है वेक्टर E2, इसकी वजह से ये इस तरफ को है तो ये हो जाएगी माइनस का E2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी वेक्टर E1 इज इक्वल टू वेक्टर E2, या E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि E2 जो है E1 के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आया है, और कोई वजह नहीं है इसकी। E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करा चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 यूट्यूब पर टाइप करें, साथ में लिखना फिजिक्स टर्मिनल, मिल जाएगा, या फिर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये होगा कि Q1 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे के कैंसिल, Q1 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो Q1 कितना होगा, Q1 है 18 माइक्रोकूलम, कितना 18 माइक्रोकूलम, यानी 18, ये हो जाएगा R प्लस एक्स। Q2 कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में माइक्रोकूलम है, इसलिए हम इसको कूलम में चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, चलिए आगे करते हैं। इसे ऐसे लिख लो, R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 अपॉन 2 9। तो R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9। रूट लेंगे दोनों साइड में तो कितना आ जाएगा, R प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा R अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। तो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो x कितना आएगा, तो x यहाँ पर आएगा R/2, यानी कि सेकंड चार्ज से R/2 के डिस्टेंस पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है डी। टिक कर लो, समझ में आया, अच्छा सवाल है ये, इसे नोट कर लो। मैं ज़रा साइड से हो रहा हूँ, इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। नोट कर लिया, चलिए करते हैं अगला सवाल। गाइस, हमारी अगली प्रॉब्लम है, 4 इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट P। ऑप्शन ए इस तरीके से राइट साइड में, ऑप्शन बी अप साइड में, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड में, ऑप्शन डी डाउन साइड में। ये 4 चार्जेस दे रखे हैं जो कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे हमने इन्हें रख रखा है, +2 चार्ज माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज प्लस माइनस 2 Q चार्ज। अब इन सब की वजह से ये जो सेंटर है P, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखना किसी एक की डायरेक्शन नहीं, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, यानी कि E नेट जो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन निकालनी है हमें। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगी इस तरीके से। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है तो हो जाएगी इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वजह से। ये चार्ज मान लिया है हमने 1, ये मान लिया है हमने 4, तो ये हो जाएगा देखो E1
और ये हो जाएगी E2। वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर कंपोनेंट कर लो तो ये होगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। इसके करो वेक्टर कंपोनेंट, क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, सॉरी E2 नहीं E4, और यहाँ भी E4 ही रहेगा, और एक ही हो जाएगा इसका E4 cos थीटा, E4 sin थीटा, E4 cos थीटा, E4 sin थीटा, ये हो गया। अब E1 cos थीटा और E4 cos थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो ये तो खत्म, तो ये वाला मिटा देते हैं हम, मिटा दिया हमने, और इसको भी मिटा दो अब तुम। तो हमारे पास इस वाले और इस वाले चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस डायरेक्शन में आया है। ये आंसर हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है। अब इसकी और इसकी वजह से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करो, इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो सेंटर पॉइंट पर। इसे मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो मिटा दिया मैंने, ठीक। इसकी वजह से क्या होगी, ये इस तरीके से, इसकी वजह से क्या होगी, ये होगी टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो अब करो इनके वेक्टर कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये मान लेते हैं हम इसे E2 cos थीटा, और इसे मान लो तुम E2 sin थीटा। ऐसे इसके कर लो तो इसका हो जाएगा एक ये E3 sin थीटा, सॉरी E3 cos थीटा, और ये हो जाएगा एक इसका इधर को आ जाएगा, क्या होगा, वो हो जाएगा E3 sin थीटा। अब देखो E2 cos थीटा, E3 cos थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के बिल्कुल ठीक, और मैग्नीट्यूड भी इनका बराबर है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, बचा सिर्फ कितना, अब देखो क्या वाला बचा, अब सिर्फ इसे भी मिटा दिया मैंने, अब सिर्फ हमारे पास ये बचे, अब सिर्फ हमारे पास ये बचे। तो अब कैसे करोगे इसे, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ को होगी, अब हमें ये देखना है। देखो ये जो है ये है E1 sin थीटा और E4 sin थीटा, E1 sin थीटा और E4 sin थीटा देखो इससे ज़्यादा है, E3 sin थीटा और E2 sin थीटा से ज़्यादा है, दोनों ही कंपोनेंट यहाँ ऊपर इन दोनों नीचे वाले कंपोनेंट से ज़्यादा है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कम होगी। मतलब कि इस तरीके से होगा ये और ये, तो इसमें से इसे हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ ये, मीन्स हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी, टिक कर लो इसे। कैसे, क्या, सेंटर पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, दोनों को वेक्टर कंपोनेंट कर लिए, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला ऐड हो रहे हैं, इसकी वजह से सेंटर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, दोनों के वेक्टर कंपोनेंट कर लिए, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाले जो कंपोनेंट हैं दोनों के अलग अलग, ये जो कंपोनेंट है दोनों अलग अलग, इनसे इनकी वैल्यू कम है, इन वालों की वैल्यू इन वालों से कम है, तो जाहिर सी बात है इसमें से ये चीज़ कम हो जाएगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में बचेगी। ठीक है, समझ में आया, इसे नोट कर लो, मैं ज़रा साइड से हो रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। हमारी अगली प्रॉब्लम है, एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एंड हैविंग अ मास ऑफ 1.6 इंटू 10⁻12 ग्राम फॉल्स विद सम टर्मिनल वेलोसिटी इन अ मीडियम, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड विद द सेम स्पीड एज इट वॉज फॉर्मरली मूविंग डाउनवर्ड विद इग्नोर बायोएंसी। किसी मीडियम में एक ऑयल ड्रॉप जिसका कि मास इतना है, ये दे रखा है, गिर रही किसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ किसी मीडियम में। अब हमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाना है जिसकी वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप अभी नीचे आ रही थी अभी ऊपर जाने लगे, तो हमें इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड ही निकाल देना है बस। सबसे पहले बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। जब ये मीडियम में गिर रहा है तो देखो ये मीडियम में मीडियम में ये ऑयल ड्रॉप गिर रही है, अपने वेट mg की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा F,
जो कि बराबर होगा इस mg के, जिसकी अगर ये बराबर नहीं होता, ज़्यादा होता तो ये गिरती ही नहीं। ये गिर रही है मीडियम में, तो जो फोर्स लग रहा है मीडियम, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर है, इस mg के बराबर है। ठीक, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा F = mg। अब तुमने अप्लाई किया एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएगा इस पर एक फोर्स, जिसकी वजह से बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये बॉल कैसे जा रही है, अब ये ऊपर, किसकी वजह से, F इलेक्ट्रिकल की वजह से। अभी भी इस पर एक फोर्स ये है, ये वेट इसका है mg, तो Fe किसके बराबर होगा, Fe हो जाएगा F + mg के बराबर। अब F क्या है, mg के बराबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा mg + mg, कितना हो जाएगा 2mg। Fe क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, यहाँ से देखो E = F/Q से F हो जाएगा Q × E, तो ये कितना होगा QE। Q क्या है, चार्जेस हैं, कितने चार्ज हैं, 6 हैं, और 6 का है चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि हो जाएंगे 6 × E = 2mg। ठीक, अब देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, ये होगा ऐसे लिखो, E = 2mg/6E, कैंसिल आउट 3, तो कितना हो गया mg/3E। m कितना है, मास कितना है 1.6 × 10⁻12 ग्राम। सारे आंसर दे रखे हैं ऐसा यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, इसको मास को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻15 किलोग्राम इंटू जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 E3। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा 1.6 × 10⁻19, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 10⁻19 ऊपर है 10⁻15, कितना हो जाएगा, पहले से रब कर देता हूँ मैं, तुम वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना, मैं रब कर देता हूँ। ये हो जाएगा 10/3 × 10⁻15 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3.33 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो कोई सा आंसर मैच कर रहा है, हाँ ये C, तो इसका आंसर हो जाएगा C। समझ में आया तुम्हें, ठीक है, नोट कर लो जरा इसे, मैं साइड से हो रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। गाइस हमारा अगला सवाल ये है, और ये सवाल देखो हमने लिया है एरोडोप से, लेकिन आसान है, इसे मैं तुम लोगों पर छोड़ रहा हूँ, ज़रा एक बार ट्राई करो इसे। एरोडोप से है ज़रूर, लेकिन है आसान। एक बच्चा कमेंट में लिख के कह रहा था कि सर फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आती है। तो देखो, अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आती है, हम इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले अपने दिमाग से तुम ये चीज़ निकाल दो कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। ये जो तुम अगर निकाल दोगे, ये पहला स्टेप है फिजिक्स समझने के लिए। क्यों, समझो पहले मेरी बात। तुम्हें एक्चुअल में है क्या, तुम्हें फिजिक्स समझ में आती है? फिजिक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, बस वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ये नॉर्मल है। 100% एफिशिएंट कोई भी नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। तो तुम्हें भी ये मत कहो कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बल्कि ये कहो कि फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। जैसे मैं अपनी बात समझाता हूँ, क्या तुम्हें फोर्स नहीं आता? क्या तुम्हें साउंड नहीं मालूम क्या होता है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम एनर्जी क्या होती है? क्या तुम्हें यही नहीं मालूम पावर क्या होती है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम लाइट क्या होती है? ये सारी चीज़ें मालूम है तुम्हें क्या होता है। तो इसका मतलब तुम्हें फिजिक्स आती है। जहाँ तुम जो बात कह रहे हो वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो, उसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, तुम फिजिक्स को जिस कॉन्सेप्ट में तुम्हें डर लग रहा है उस कॉन्सेप्ट में घुस जाओ, ठीक है? उसे खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ते रहो।
पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो उस टॉपिक को। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम क्या करो, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, या जूनियर्स को, या क्लास में जो तुम्हारे फ्रेंड्स हों उनको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा है एक्सप्लेन, फिर से पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, फिर एक्सप्लेन करो। ठीक है, इससे और भी बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो मैं बताऊं क्या करो। तुम इस टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ो अच्छी तरीके से, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए। और उसको समझने के बाद तुम क्या करो, अपने बाबू सोना को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब तुम्हारे बाबू सोना ये टॉपिक समझ जाएगी या समझ जाएगा, तब देखना क्या होगा, तुम्हें ये टॉपिक याद रहेगा लंबे समय तक कि हाँ मैंने अपने बाबू सोना को ये समझाया था और ऐसे से समझाया था। उसे भी क्लियर, तुम्हें भी क्लियर। नहीं हुआ क्लियर, फिर से पढ़ो, फिर से समझाओ। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलो, तो देखो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर जब पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में या तीसरी बार में पढ़ने में क्या समझ में आएगा। अगर ये डाउट रहता है तुम्हारे दिमाग में तो ये निकाल दो। देखो, जब तुम अपने बाबू सोना से बात करते हो तो तुम्हें अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो क्या कहते हो, बाबू क्या कहा तुमने, बाबू क्या कहा, ज़रा रिपीट करना। बोलते हो नहीं बोलते अपने बाबू से, अपने सोना से, उसे रिपीट करने के लिए। जब वो दूसरी बार में बोलती है या बोलता है तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि उसने क्या कहा। होता नहीं होता है। हम जनरली आमतौर पे जब नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम ऐसा करते हैं जनरली कि अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम उससे कहते हैं भाई 2 बार से बताओ ज़रा, तो वो बताता है और हमें समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही किताब के साथ भी है कि किताब एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो। देखना तुम्हें 5 बार 6 बार अगर तुमने पढ़ लिया उस टॉपिक को तो वो टॉपिक तुम्हें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर अगर तुम्हें क्लियर हो जाए उसके बाद समझाने से पहले एक काम और कर लेना, तुम लिख के देख लो उसे। फिजिक्स बिना लिखे नहीं होती है। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, ये बिना लिखे नहीं होते हैं। तो इन्हें लिखो, लिखने से मत भागो, आलस मत करो। देखो, जितना तुम आलस करोगे उतना ही तुम्हें साइंस के सब्जेक्ट से डर लगने लगेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ हो। तो आलस मत करो। तो क्या करो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तुम ये कहो मुझे फिजिक्स समझ में आती है, बस कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं उसमें से। तो जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं उन कॉन्सेप्ट को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार 6 बार 7 बार, जब तक कि वो तुम्हें समझ में नहीं आए उसे पढ़ते रहो। पढ़ने के बाद क्या करो, उसे लिखो। 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, 3 बार 4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो। आलस करो मत इसमें, आलस करोगे तो पीछे रह जाओगे। उसके बाद क्या करो, अपने बाबू सोना को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, छोटे भैया को एक्सप्लेन करो, छोटी बहन को एक्सप्लेन करो, दोस्तों को एक्सप्लेन करो। जो तुम कोचिंग जाते समय अपने दोस्तों से अपने बाबू सोना के बारे में बातें करते हो कि रात वो मुझसे ऐसे कह रही थी, कि रात वो ऐसे कह रही थी, या वो रात मुझसे ऐसे कह रहा था, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस मत करो कोचिंग जाते समय। अपने दोस्तों के साथ ये जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है, जिसकी तुमने तैयारी की है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। बाबू सोना से बात हो रही है रात में तो उसे भी इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करो। दोस्तों से बात हो रही है तो बाबू सोना की बजाय दोस्तों से इस बारे में बात करो। देखो, अगर ऐसा करोगे तो जिन टॉपिक्स में तुम्हें डर लगता है वो टॉपिक्स तुम्हारे बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो क्या रखना है दिमाग में कि मुझे फिजिक्स समझ में आती है, बस उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। उन कॉन्सेप्ट के लिए क्या करोगे, पहले पढ़ोगे 2-3 बार 4 बार 5 बार, फिर उसे लिखोगे 1-2 बार 3 बार। फिर उसे क्या करोगे, घर में छोटे भाई को, बहन को, या अपने स्कूल में जूनियर्स को, या अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या बाबू सोना को इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करोगे। देखना तुम्हारे ये टॉपिक बहुत ही जल्द स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिस बच्चे ने भी ये कमेंट लिखा था कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, देखना बहुत जल्द ही वो मेरी वीडियो पे ये कमेंट लिखेगा कि सर आपकी एडवाइस फॉलो करके मैंने फिजिक्स को अपना सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट बना लिया है। आई होप तुम ये कर लोगे। तो चलिए आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ। हो गया सवाल? ये नहीं हुआ? अरे एरोडोप का नाम सुन के घबरा गए। ये एरोडोप में है ज़रूर, लेकिन सवाल आसान है। चलिए मैं कराता हूँ इसे।
सवाल नोट कर लो पहले से, मैं साइड से हो रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए और मैं इस जगह के लिए इस चीज़ को मिटा दूंगा। मैं नोट कर लो ज़रा सवाल, नोट कर लिया? चलिए मैं मिटा रहा हूँ और फिर मैं कराऊंगा ये सवाल। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं क्वेश्चंस के अंदर उन सबको नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है 50 माइक्रो कूलम का, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। आर नॉट वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस का 3j कैप, और आर वेक्टर दे रखा है 8i कैप माइनस का 5j कैप। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बना लेते हैं। ये सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाओ। कार्टेशियन प्लेन में अब मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये चार्ज है और इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर ये है। इसे ओरिजिन से हम ज्वाइन करेंगे। यह हो गया आर नॉट वेक्टर, कितना है ये 2i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक, अब ये आर वेक्टर बना लो। ये आर वेक्टर यहाँ कहीं हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 8i कैप माइनस का 5j कैप दे रखा है। मान लेते हैं ये है आर वेक्टर हो गया 8i कैप माइनस का 5j कैप। अब देखो इस पॉइंट पर जो ये चार्ज है 50 माइक्रो कूलम का, इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देनी है। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे हम इसे, ये वेक्टर है आर, ये वेक्टर है आर नॉट, ये वेक्टर है आर, इसे मान लेते हैं हम डेल आर। कितना, डेल आर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो तो आर नॉट प्लस डेल आर हो जाएगा कितना, आर वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से डेल आर वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से आर वेक्टर माइनस का आर नॉट वेक्टर। तो कितना होगा ये होगा 8i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप। तो ये हो जाएगा 6i कैप माइनस का 8j कैप। ये डेल आर वेक्टर हो गया। ठीक, क्लियर थी चीज। अब हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूज कर लेंगे, हमें ये मिल चुका है। यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, कर लेंगे। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर निकालना होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इनटू दैट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये इस फार्मूले से आ गया और इस डायरेक्शन में हमें चाहिए एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, हमें मालूम है यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये मैंने क्लास 11th में वेक्टर में करा रखा है, वहां जाकर देख सकते हो, तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो देखो आर वेक्टर क्या है, ये है, लिख लो यहाँ पर 6i कैप माइनस का 8j कैप। इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे और उसकी रूट ले लेंगे, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आर कैप हो जाएगा तुम्हारा, आर कैप इज इक्वल टू 6i कैप माइनस का 8j कैप अपॉन 100, और ये हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू 6i कैप माइनस का 8j कैप अपॉन 10। तो ये आर कैप हो गया यूनिट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है। अब हमें क्या निकालना है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ये है, यूनिट वेक्टर ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो कैसे करेंगे, देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें 11th में ये सारी चीज़ सीख ली है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे, इसे तुम मेंस के लिए कर रहे हो, एडवांस के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, तो इसे करने की ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
शॉर्टकट मारना सीखो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर वेक्टर और ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। तो ये ई वेक्टर, तो यहाँ पर के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 50 × 10⁻⁻6 और आर वेक्टर क्या है, ये है डेल आर वेक्टर, लिख लो डेल आर वेक्टर, यह है 6i कैप माइनस का 8j कैप अपॉन आर क्यूब। तो आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना 10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 10⁻9 माइनस 10⁻6 कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे मैं हटाता देता हूँ मैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से करते हैं इसे हम। तो यहाँ लाइन खींचो एक, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर 9 × 50 450, 10⁻9 × 10⁻⁻6 कितना होएगा 10⁻3 इंटू 6i कैप माइनस का 8j कैप, 6i कैप माइनस का 8j कैप, और अपॉन में क्या, अपॉन में है 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, 450 की इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 0, 6 5 जार 0, 6 4 जार कितना हो जाएंगे तुम्हारा ये 27 आई कैप माइनस का यहाँ पर देखो 0 अगेन 0 जे कैप, इसे लिख लो तुम इस तरीके से 2.7 × 10⁻3 आई कैप माइनस का 3.6 × 10⁻3 जे कैप, 10⁻3 कॉमन ले लो तो कितना होगा 2.7 आई कैप माइनस का 3.6 जे कैप इंटू 10⁻3 वोल्ट पर मीटर, और 10⁻3 का मतलब क्या होता है किलो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.7 आई कैप माइनस का 3.6 जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर हमें ये मिल चुका है जो कि दिए हुए पॉइंट पे हमें निकालना था। अब हमें निकालना है इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 2.7 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस का 3.6 का स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट, ठीक। जो भी आए भाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सॉल्व करके कर लेना, इतना तुम पर छोड़ा ये, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा ऐसे कर लेता है। जो भी बच्चा कर ले सबसे पहले वो कमेंट में आंसर टाइप करके बता दे, अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा कि ये इस बच्चे ने सबसे पहले इसका आंसर दिया। तो अब तुम्हारे हवाले सवाल साथियों, इस सवाल को करना, यहाँ इसका बस कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल देनी है और फिर इसका आंसर कमेंट में टाइप कर देना है। जो कमेंट में टाइप करके सबसे पहले आंसर दे देगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में यहाँ से अनाउंस करूँगा, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन था, मैं सामने से हट रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को नोट कर लो, फिर हम करेंगे अगला सवाल जो कि जी मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो करो इसे नोट जरा गाइस। हमारा अगला सवाल ये है, ये देखो जेईई मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें मैकेनिक्स के भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों के ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फिर कहीं जाकर ये सवाल हो पाएगा। तो देखते हैं क्या सवाल है। अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम्ब पर ग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल एज शोन इन द फिगर। जैसे कि डायग्राम में दे भी रखा है, देखो ये क्या है, एक बॉल है, दीवार, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बॉडी है जिसका कि स्पेसिफिक चार्ज है 8 माइक्रोकूलम्ब पर ग्राम। ये रेस्ट में है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में दीवार की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया 100 वोल्ट पर मीटर का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आएगा कि ये बॉडी इसकी तरफ मूव करने लगेगी और मूव करने के बाद क्या करेगी, इससे टकराएगी। कह रहे हैं इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर इसका कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन विल बी, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, तो टाइम पीरियड क्या होगा मोशन का, यानी कि ये यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, इससे टकराई, वापस यहाँ पर आ गई, उसके बाद तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें निकालना है सेकंड्स में। सवाल आसान है, देखो कैसे करेंगे हम। इसमें
एक बार इस सवाल को तुम नोट कर लो, फिर मैं सारी चीज़ें मिटा दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए जगह। मैं हट रहा हूँ सामने से, इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? चलिए करते हैं फिर। देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उन्हें नोट कर लेते हैं हम, बस फिर सवाल हमारा आसान हो जाएगा। क्या दे रखा है इसमें? चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है। कितना है स्पेसिफिक चार्ज? Q इज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलॉम्ब पर ग्राम। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दे रखा है? ऐसा यूनिट में। तो अब इसे कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ कूलॉम्ब पर किलोग्राम। ठीक, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E दे रखा है 100 वोल्ट पर मीटर का। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? 10 सेंटीमीटर। इसे कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो S कितना हो गया? S हो गया 0.1 मीटर। ठीक, चलो करते हैं आगे। अब इसे कैसे करेंगे जरा देखते हैं यहाँ पर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बराबर होगा? मैकेनिकल फोर्स के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा QE और मैकेनिकल फोर्स क्या होगा? M इंटू A। तो यहाँ से A आ जाएगा QE अपॉन M। ठीक, क्लियर थी चीज़? अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.1 मीटर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज़ करो। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये हो जाएगा पूरा 0, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन A, और T हो जाएगा 2S अपॉन A की होल रूट। ठीक है, 2S, S क्या है? 0.1 मीटर। A क्या है? ये है QE अपॉन M फॉलोड अंडर द रूट। अब देखो यहाँ पर, चलो यहाँ ही करते हैं, जगह है, हो जाएगा सवाल हमारा। इसको लिख लो तुम 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मास, ये क्या है, ये दे रखा है अपॉन में 8 इंटू 10⁻³ और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, बस हो गया। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², कैंसिल आउट, कितना बचा 1/4, तो T कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है 1/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 इंटू टी यानी कि 1 सेकेंड। मेंस में जो न्यूमेरिकल टाइप सवाल आते हैं उसी में का आया हुआ सवाल है, 2021 में आया हुआ सवाल है, इसे नोट कर लो। मैं जरा साइड से हो रहा हूं, कर लिया इसे नोट, ठीक है। फिर अब हम करते हैं अगला सवाल। गाइस हमारा अगला सवाल है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विद अ डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज held under a constant electric field 3.55 into 10⁵ volt per meter in the Millikan's oil drop experiment. What is the number of excess electron that the oil drop will possess? G equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ इन्होंने दे रखा है, यूज़ करना है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस ऑयल ड्रॉप पर, ठीक है। सवाल अच्छा है, ये सवाल जेई मेंस जी मेंस 2021 में आया हुआ है, और जो अभी सवाल कराया था मैंने इससे पहले वो भी जी मेंस 2021 में ही आया हुआ है। दोनों सवाल जी मेंस 2021 के हैं, ठीक है। चलिए जरा अब इस सवाल को एक बार नोट कर लो, मैं जरा सामने से हट रहा हूँ, और फिर उसे एक बार तुम खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये मेंस का आया हुआ सवाल है तो एक बार ट्राई तो बनता है। तुम पर ये फ़र्ज़ है कि इसको ट्राई करो, क्योंकि ये मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है, ज़्यादा पहले भी नहीं आया, सिर्फ 2 साल पहले आया है।
तो इसमें सवाल आते हैं तो इसे ट्राई करो। हिंट देता हूँ तुम्हें मैं, देखो इसमें तुम्हारी मैकेनिक्स भी यूज़ होगी, इसमें देखो तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यूज़ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। ये तीनों ही मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, तुम्हें चेक कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो तुम इस चीज़ को। ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूँ, ज़रा इसे नोट करो। हो गया, कर लिया ट्राई। चलिए अब मैं कराता हूँ इसे। देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसे ऐसा ही यूनिट में लिख लो। रेडियस दे रखी है 2 मिलीमीटर में, आर हो जाएगा ये 2 मिलीमीटर यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। डेंसिटी दे रखी है किसमें, डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगी 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये हो जाएगा 3.55 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब इन्होंने क्या दे रखा है कि मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉप जो है ये स्टेशनरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, यानी कि देखो ये मान लेते हैं इस तरीके से ऑयल ड्रॉप है तो इसका वेट होगा ये इस तरीके से नीचे की तरफ एक्ट करता होगा और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करता होगा। मतलब वेट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझ रहे हो कि वेट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है। मतलब मान लेते हैं अगर ये ऑयल ड्रॉप है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस पर वेट, तो जिसकी वजह से ये क्या है, तो ऑयल ड्रॉप देखो यहाँ स्टेशनरी है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये ऑयल ड्रॉप है, ये इसका वेट mg और ये इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, ये कितना होगा QE। ठीक, तो यहाँ से देखो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम से देखो कि जो इसका वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, यानी कि m × g हो जाएगा Q × E के बराबर। अब देखो m क्या है, मास, मास दे नहीं रखा है लेकिन डेंसिटी दे रखी है, तो हमें मालूम है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाता है क्या, मास। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ मास की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप है तो वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 4/3 πr³। ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी ये इंटू रो इंटू जी, ये चीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Q × E। Q क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने कराया है ये, तो N × E। ठीक, क्लियर नहीं चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो तुम, हमें निकालना है ये N, तो ये सारी चीज़ यहाँ अपॉन में ले आओ, तो ये N हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू यूज़ करो, पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे हम 3.14 इंटू r³। r कितना है, ये है, तो 2 × 10⁻³ का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁹ इंटू रो। डेंसिटी कितनी है, ये है 3 × 10⁻³ इंटू जी। जी कितना यूज़ करना है, 9.81 अपॉन में हो जाएगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना होगा 1.6 × 10⁻⁹ और ये कितना होगा, ये दे रखा है 3.55, तो 3.55 × 10⁵। अब देखो 3 से 3 ये कैंसिल आउट, बाकी कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। चलो पहले इसे इतना नोट कर लो, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। इसे नोट करो, ये तो नोट कर लिया होगा तुमने, तो इसे मैं मिटा देता हूँ फिर। अब देखो N
n हो जाएगा 4, इधर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये तो डेसिमल है, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक, 4 इंटू 3 14 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 9, और यहाँ पर बचा 981 अपॉन, देखो ये डेसिमल है, डेसिमल रिमूव करो और यहाँ क्या कर लो, पावर इंक्रीज कर लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 20, 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 इंटू ये होगा 355। ठीक, बस 8 से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो अब यहाँ पर कर लो तुम कैलकुलेशन, n इज इक्वल टू 2 इंटू 314 इंटू ये हो जाएगा पावर यहाँ रिमूव, तो यहाँ हो जाएगी पावर 10 की पावर 11 पॉजिटिव की इंटू 981 अपॉन 355। ठीक, n इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखो जब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो देखना इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा b। ठीक, समझ में आया? कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन कर लेना तुम और कमेंट में टाइप करके बताना कि सर मैंने कर लिया। ठीक, आंसर इसका ये आएगा 1.73 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर इतनी चीज़? कैलकुलेशन आप कर लेना, इसे नोट करो, मैं साइड से हो रहा हूँ, फिर हम करेंगे और भी बेहतर सवाल इससे। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। अब हमारा आज का आखिरी सवाल है, क्या है? अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी V0। ये देखो एक वुडन ब्लॉक है जो कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर SHM परफॉर्म कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ? V0 फ्रीक्वेंसी के साथ। द ब्लॉक कैरीज अ चार्ज प्लस Q ऑन इट्स सरफेस। इस ब्लॉक पर एक चार्ज है प्लस Q। इफ़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्विच्ड ऑन, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दें, मतलब इस ब्लॉक पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, देन द SHM ऑफ द ब्लॉक विल बी। तो जो SHM होगा ब्लॉक का कैसा होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद शिफ्टेड मीन पोजिशन। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी ये सेम है, लेकिन इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है कि मीन पोजीशन जो इधर मान लेते हैं ये है और जो इधर मान लेते हैं ये मीन पोजीशन इसकी शिफ्ट हो गई है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम मीन पोजीशन के साथ। तीसरा ऑप्शन है ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, की फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है और मीन पोजीशन भी शिफ्ट हो गई है, यानी कि मीन पोजीशन अभी इसकी ये थी, अब इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो मीन पोजीशन ये आ गई, और पहले ऐसे 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 बहुत तेजी से कर रहा था, अब ये हल्के हल्के ये और भी तेजी से करने लगा। ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, कह रहे हैं कि मीन पोजीशन तो सेम रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं दे रखा है। सवाल बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। और एक चीज़ और बता दूं, ये IIT JEE 2011 में आया हुआ सवाल है। कब? IIT JEE 2011 में आया हुआ सवाल है। समझ में आया? सर ये IIT JEE 2011 ये क्या होता है? ये तो साल हो गई। और जिसे आजकल हम लोग जी एडवांस कहते हैं, उससे पहले IIT JEE कहा करते थे। और जिसे आजकल हम जी मेंस कहते हैं, उससे पहले कहा करते थे AIEEE। साथ में ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिसे आजकल हम कहते हैं जी मेंस, उससे पहले कहा करते थे AIEEE। और जिसे आजकल हम कहते हैं जी एडवांस, उससे पहले कहा करते थे IIT JEE। तो जी एडवांस 2011 में आया हुआ सवाल है। जी ये एडवांस लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्राई करो जरा इसे एक बार। हो गया ट्राई? चलिए मैं बताता हूँ इसे। देखो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है F = 1/2π√K/m। तो इस फार्मूले में कहीं से लेकर कहीं तक फोर्स तो शामिल ही नहीं है,
यानी फोर्स का कोई रोल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा उसका तो कोई रोल ही नहीं है फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी। तो जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है वो ऑप्शन देख लो। तो पहला है और दूसरा है, तो ए और बी इसमें से कोई सा एक हो सकता है। ठीक ठीक, अब पहले और दूसरे में से कौन सा होगा ये देख लेते हैं। तो देखो फोर्स का इस पर कोई रोल नहीं है। किस पर? किस पर? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन फोर्स का मीन पोजीशन पर रोल होता है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। जैसे फोर्स बढ़ा होगा वैसी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ेगा। देखो F क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इसका मीन पोजीशन से। इस स्प्रिंग का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है एक्स। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे के कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा मीन पोजीशन से, यानी कि मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब मीन पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। ठीक ठीक, क्लियर इतनी चीज़ नोट कर लो जरा। मैं सामने से हट रहा हूँ, फिर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट। ठीक, चलिए फिर नोट कर लिया। चलिए फिर क्या था, देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी है 1/2 अंडर रूट के बाई एम। तो इसमें फोर्स तो कहीं से ले कहीं तक इन्वॉल्व ही नहीं है। तो यानी फोर्स इस पर इंक्रीज करो या तुम डिक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो रहा था। तो अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या दे रखा है? पहले में है विद शिफ्टेड मीन पोजीशन और दूसरे में है विद सेम मीन पोजीशन। ठीक, हमें मालूम है कि F इक्वल टू माइनस का के एक्स। F क्या है? फोर्स। के कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग का मीन पोजीशन से। तो जैसे ही फोर्स चेंज करोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इसमें चेंज आएगा, और जब इसमें चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है कि मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा। ठीक, समझ में आया? ये जी एडवांस 2011 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने इसे। ठीक, इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही कंप्लीट। मिलते हैं जल्द आपसे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अरे सर कहाँ जा रहे हो? ये पीछे वाला सवाल अच्छा दिख रहा है तुम्हें? ना ना सर दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड से होइए। चलो अच्छा ठीक है, मैं साइड से हो रहा हूँ। दिख गया? मैं इसीलिए साइड से हुआ था ताकि तुम्हें दिख जाए। और इसे नोट कर लो, ये सवाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे होमवर्क के लिए, इसलिए मैंने इसे बड़ा बड़ा करके लिखा है पूरे वाइट बोर्ड पे, जिससे कि तुम्हारा ये एक एक चीज़ क्लियर दिखे तुम्हें। और इसे तुम नोट करो पूरे सवाल को, और नोट करने के बाद इसे ट्राई करो, खुद अपने आप करो, और वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर टाइप करो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा। और ये सवाल जी एडवांस 2010 में आया हुआ सवाल है। IITG यानी कि जी एडवांस, उस टाइम पर जी एडवांस को IITG ही कहा करते थे। ठीक है, तो ये जी एडवांस 2010 में आया हुआ सवाल है। इसे तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, तुम्हारा ये होमवर्क है। और इसे करने के बाद कमेंट में इसका आंसर भी टाइप करोगे। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। लेट्स सी इट हु विल डू इट फर्स्टली। ठीक, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कौन इसे सबसे पहले करके देगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। मैं साइड से हो जाऊँगा, तुम इसे नोट कर लेना फिर से, क्योंकि शायद तुमने नोट नहीं किया हो, इसलिए कि तुमने सोचा हो ये सवाल मैं कराऊँगा, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसे नोट कर लेना, मैं साइड से हो रहा हूँ, फिर से तुम नोट कर लेना। ठीक, बाय।